नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अध्याय 1 से शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं का जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आज से आप लोगों को डेली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर वाइज। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे। उसके बाद से आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा और उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग सभी अध्याय का जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब टाइम है आप लोगों को रिवीजन का। अब आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है फरवरी के बाद मार्च में जब भी जो है एग्ज़ाम का डेट आ जाए, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को 3 महीना टाइम है और एकदम सटीक और जो है सही समय है। इस समय से आप लोग सभी चैप्टर का रिवीजन शुरू कर दीजिए और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं अध्याय 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब कोई धनात्मक पूर्णांक p है, p का मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है p का मान हो सकता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेज सही है कि हमेशा विषम पूर्णांक ही प्राप्त हो, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी कि हमेशा मैंने p में क्या जोड़े या क्या घटाए या किससे गुणा करें, मैंने कौन सा इस चारों में कौन सा फॉर्मेट है जो हमेशा विषम पूर्णांक लाएगा। तो देखिए p में जो है, अगर हम लोग p में जो है 1 2 3 4 5 लिखे p का मान, तो इसमें सम भी आ सकता है विषम भी आ सकता है। अब इसमें देखिए p यानी कि 1 2 3 4 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो इसमें सम भी आ सकता है विषम भी आ सकता है। तो ये भी विकल्प सही नहीं है और ये भी विकल्प सही नहीं है। और 2p यानी कि 2 में 2p में माना 2 में अगर किसी पूर्णांक से गुणा करें तो यह धनात्मक भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डी देखिए, ये वाला जो विकल्प आपका होगा सही होगा, क्योंकि देखिए कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक है और इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़े तो हमेशा जो है विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसको आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए p का मान अगर हम लोग देखिए 2 है और p का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 गुणे 1 कितना होगा, 3 होगा। और 3 में 1 जोड़ देंगे, 2 गुणे 1 2 होगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि ये हमेशा जो है क्या होगा, विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आप लोग देख सकते हैं क्रमशः जो है p का मान 1 2 3 4 5 लीजिए और इसमें 1 जोड़ते जाइए 2 से गुणा करके, हमेशा देखिएगा विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो वे विषम पूर्णांक कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका विकल्प इसका डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है 65 और 117 का एचसीएफ जो है पूछ रहा है कि इतने के बराबर है। तो सब मिला के हम लोग 65 और 117 का अगर एचसीएफ निकाल दें तो हमें और इसके बराबर तुलना करा दें तो आराम से हम लोग को यम का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग 117 और 65 का जो है एचसीएफ निकाल देते हैं। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो 6 दूना 12 65 दूना कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा ना भाग। तो यहाँ पे हम लोग जो है 65 दूना 5 दूना 10 6 दूना 12 1 13, 2 बार में नहीं जाएगा है, नहीं जाएगा 2 बार में, 1 बार में जाएगा। तो 5 में से 7 में से 5 जा 2, 11 में 6 जा 5, फिर जो है क्या कर देंगे 65 यहाँ पे लाएंगे, फिर 1 के बार में जाएगा, 5 में से 2 जा 3 1 आएगा हो जाएगा 52, फिर से 13 चौका 52। भाई भाग विधि से एचसीएफ ऐसे ही नहीं ज्ञात करते हैं, 13 से पूरा पूरा कट रहा है तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इतना बराबर लिख देंगे 13, यानी कि 65 यम माइनस में 117, यही
यही HCF है कितने के बराबर, 13 के बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 117 इधर जाएगा, 65 इधर ये रहेगा, 65 हम 117 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 117 प्लस 13 हो जाएगा। 117 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3 और 1 के 1 को, ये हो जाएगा 65 यम। अब यम बराबर निकालना है तो 130 बटे 65 कर देंगे, तो ये कितना बेर में कट जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 2 बेर में ही कट जाएगा। तो 2 यम का मान कितना निकला 2, तो ये आपका विकल्प भी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको जो है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं हमेशा वह होती है, मतलब सह अभाज्य संख्याएं युग्म में हमेशा जोड़ा में होगा, और उस जोड़ा का जो है माने वह जोड़ा सह अभाज्य होगा जिसका जो है आपका जो है कौन सी, माने जिस जोड़े का HCF 1 आएगा, जिस जोड़ा का HCF माने 1 आ जाए, वह जो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। तो प्रत्येक जोड़े का आप HCF निकालिएगा। कैसे HCF निकालेंगे, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे HCF निकाले हैं भाग विधि से, तो ऐसे ही आप लोग को भी निकालना है। जैसे कि 14 और 35 ले लीजिए। ठीक है, 14 दूना 28, 14 42, 14 दूना 28 हो जाएगा, 15 में से 8 जा 7 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और 7 दूना 14, तो इसका HCF आ रहा है 7। तो HCF 7 नहीं आना चाहिए, 7 अगर HCF आता है तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, HCF 1 आना चाहिए। अब 18 25 को देख लीजिए, तो 18 25 को अगर हम लोग देखें, HCF यहाँ पे निकालते हैं 18 25 का, तो 18 और ये है 25, 18 दूना 36, अधिक हो जा रहा है, एक बेर में जाएगा, 15 में से 8 जा 7 है, अब 7 से जो है 18 में भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 आ जाएगा, 4 में से 8 में से 4 जा 4 हो जाएगा, फिर 8 में 4 जा 4, फिर 4 से 7 में भाग देंगे तो 4 एकनम 4 होगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से 4 में भाग देंगे, 3 एकनम 3, 1 आएगा, फिर 1 से 3 में भाग देंगे, 3 1 3 3 यानी 3। अब इसका HCF आपका जो है कितना आ गया, 1। तो अगर इसका HCF 1 आ गया तो यही जोड़ा होगा जो सह अभाज्य होगा, यही जोड़ा क्या होगा, जो सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या बस यही समझिए कि जिसका HCF अगर 1 आता है, जिस जोड़े का HCF 1 आ गया, वह सह अभाज्य संख्या होता है, वह किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है। ठीक है, स्वयं से ही विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव में व्यक्त हो जाएगी। तो हम लोग इसके लिए जो है क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ऊपर क्या है इससे मतलब नहीं है, नीचे जो हर है ना उसका गुणनखंड करके, वैसे दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। अगर नीचे वाले संख्या में 2 पर यम और 5 पर यन घात के रूप में अगर मिल जाएगा गुणनखंड, तो हम लोग जो है इसको कह सकते हैं कि यह जो है शांत दशमलव में प्राप्त होगा। जैसे 124 का गुणनखंड कर लीजिए, 124 का और 164 का। ठीक है, तो 124 और 164 का गुणनखंड करते हैं, तो 124 का गुणनखंड करें तो ऐसे करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकनम 2। अब ये हो जा रहा है 2 का वर्ग गुणे 31। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं तो 164 है, और गुणनखंड करेंगे किससे, तो 2 से 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौको 8 और 2 एकनम 2, तो 2 चौको 8 और 2 एकनम 2, तो ये जो है 2 गुणे 41 हो जाएगा। तो इसके अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो इसका गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 31, और इसमें हो जा रहा है 2 गुणे 41। ठीक है, तो इसके गुणनखंड में
देखिए इसके गुणनखंड में हर में हमेशा 2 पे कुछ घात आए और 5 पे कोई घात आए तब तो जाके ये शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो पहले नीचे ही से जो है देखने से, जैसे कि ऐसा ही कट जाएगा और ये हमेशा अशांत संख्या है, तो यह जो है यह अशांत, यह जो है शांत नहीं होगा, यह शांत नहीं होगा। और इसी तरह से इसमें भी देखें तो 2 पर जो है कुछ घात और 5 पर कुछ घात के रूप में ही नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखिए 625 है और 227 है, तो 625 और 227 जो है आराम से जो है घात के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इसका जो है देख लीजिए 227 का अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 से ही कट सकता है, 3 सतह 21, 3 सतह 21, 3 से नहीं करेगा ना। तो ये संख्या जो है अभी किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो फिलहाल में मान लीजिए 227 है, ठीक है। अब नीचे की संख्या को गुणनखंड करते हैं तो ये जो है 25, 5 गुणे 5 गुणे हो जाएगा, 625 है ना, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125 पचे 625, 5 पे 25 और 5 पे 25, 25 25 हम 625 होता है। तो यानी कि ये जो है 5 पर जो है 1 2 3 4 घात हो जाएगा। तो यानी कि यही जो है संख्या 2 पर जो है मान लीजिए 0 घात प्राप्त हो रहा है, गुणे 5 पर जो है 4 घात प्राप्त हो रहा है। यानी कि यह संख्या जो है 2 पर m इंटू 5 पर n के रूप का है। माना हर का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 पर कोई घात हो या 5 पे कोई घात हो, इसी रूप का यह रह जाएगा तो वह शांत होगा, अन्यथा वह शांत नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो संख्या होगी वो क्या होगी, शांत दशमलव के रूप में होगी। यह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव के रूप में होगी। मैंने शांत दशमलव चेक करने का यही तरीका है कि हर का गुणनखंड कर लीजिए और अंश का भी गुणनखंड कर लीजिए। काटने पीटने के बाद से यदि आपके हर में 2 पर m घात मिल जाए, 5 पर n घात मिल जाए, माने 2 पे कोई घात मिल जाए या 5 पे कोई घात मिल जाए, ठीक है ना, या इन दोनों पे कोई ना कोई घात रहे, तो हम लोग जो है कहेंगे कि यह संख्या जो होगी वह क्या होगी, शांत दशमलव के रूप का होगा, ठीक है। तो बस यही समझिए और इसको ऐसे ही चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका विकल्प सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लॉसा होगा। तो 15, 18, 24 का आप लोग लॉसा निकाल लीजिए। लॉसा निकालना तो आप लोग सीखे ही होंगे। 15, 18 और 24 का जो है लॉसा निकालिए। 15, 18, 24 का लॉसा निकालेंगे तो 2 से पहले काटते हैं तो ये नहीं कटेगा, 2 9 18 कट जाएगा, 2 पर हम 24 कट जाएगा, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 6 के 12, फिर 2 से अभी कटने वाला अंक है 2 3 6, आई नहीं कटेगा, आई नहीं कटेगा, फिर अभी जो है अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, फिर अब जो है किससे कटेगा, 3 से अभी कटने वाला है तो 5 1 1, अब फिर 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 1, ठीक है। अब जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो ये हमारा लॉसा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका लॉसा कितना होगा। तो 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24, 24 5 120, 120 3 12 3 36, 360। तो ये वाला विकल्प सही होगा, 360, ठीक है। तो इसका हो गया 360। अब इसके बाद से देखिए ये कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए शून्येतर का मतलब कि शून्य को छोड़कर शून्य के ऊपर की जो भी संख्या है, ठीक है ना, शून्य के अतिरिक्त शून्य से अलग जो भी संख्याएं हैं वे जो है शून्येतर संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे शून्य को छोड़ के माइनस की जो भी संख्याएं हैं ये भी शून्येतर होंगी, प्लस की जो भी संख्या है ये भी शून्येतर होंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि और एक अपरिमेय संख्या कोई भी ले लें तो उनका गुणनफल जो है, एक मान लीजिए अपरिमेय संख्या √2 है। अब इसका गुणनफल जो है हमेशा जो है क्या होगा, तो एक अपरिमेय ही होगा। किसी भी परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है और सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा।
यह जो है सदैव ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसको जरूर आप लोग जो है नोट करिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा जो है आपका जो है मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ है 2022-23 के मॉडल पेपर में, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और आया कि पाई है। पाई एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, कभी भी पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और इसको देखिए 22/7, पाई का मान 22/7 होता है ना। तो वही अगर पूछता है कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 हमेशा जो है एक परिमेय संख्या होगी। 22/7 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब वहीं पे पूछ दिया जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। इस पे आप लोग जरूर प्रैक्टिस रखिएगा। इसको इन सवालों को जरूर जो है रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इस पे जो है जरूर आपको जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो है सवाल जरूर पूछेगा। इसमें से जो है 100% इस पे से कोई ना कोई टाइप जरूर पूछेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना कमेंट और अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।